हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने प्लेटो एंड एरिस्टोटल को कंप्लीट कर लिया था। हमने करा था WT स्टेज क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी से। अब हम थोड़ा सा हमारा सोर्स चेंज करें, क्योंकि ऑफकोर्स स्टेज की बुक जो थी उसमें ग्रीक फिलोसफर्स को हमने कवर किया था। अब हम थोड़ा सा लीप कर रहे हैं। तो बात आती है कि एरिस्टोटल के बाद अब हमारे पास आते हैं डेकार्ट्स। ओके, अब डेकार्ट जो है, वी आर टेकिंग अ लीप हियर। वेस्टर्न फिलोसफी जब हम पढ़ रहे हैं, एरिस्टोटल के बाद आया था एक टाइम विच इज़ नोन एज द डार्क एजेस। नाउ व्हाई इट वाज नोन एज डार्क एजेस? बिकॉज देखिए, एरिस्टोटल ने तो कह दिया कि फॉर्म और मैटर, और जो हाईएस्ट फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, जो होता है वो होता है गॉड, जो प्योर एब्सोल्यूट परफेक्ट होता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो एरिस्टोटल ने गॉड की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर लिया। नाउ ही वाज ऑफ कोर्स अ वेल रिवर्ड फिलोसोफर, बहुत वो थे। तो और एरिस्टोटल ने कहीं ना कहीं हमें डुअलिज्म की भी एक थ्योरी दे दी थी, बिकॉज ही टॉक्ट अबाउट फॉर्म एंड मैटर एंड हाईएस्ट उन्होंने बता दिया था गॉड को। तो इस चीज़ को लेके रिलीजन ने, एंड बिकॉज वेस्टर्न फिलोसफी का डोमिनेंट रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी टुक दिस डुअलिज्म ऑफ फॉर्म एंड मैटर एज हेल एंड हेवन, एंड गॉड की सुप्रीमेसी एरिस्टोटल ने प्रेस कर दी थी। तो रिलीजन टुक दिस आइडिया ऑफ गॉड सुप्रीमेसी, एंड फॉलोइंग जो टाइम था एरिस्टोटल के बाद का, इट वॉज नोन एज द डार्क एजेस, बिकॉज क्रिश्चियनिटी ने कंप्लीट टेक ओवर कर दिया था इंडिविजुअल का। ओके, सो साइंस, रीज़न, रैशनैलिटी बहुत कम हो गया था, बिल्कुल डिमिनिश हो गया था। एंड पूरी तरह से जो ट्रेंड में था वो था रिलीजन। ओके, रिलीजन वॉज ऑन टॉप ऑफ एवरीबडी। रिलीजन वॉज द वन जो सभी लोगों को गाइड कर रहा था, सोसाइटी को, मैन को, फैमिली लाइफ को। सो रिलीजन बेसिकली टुक ओवर एवरीथिंग। एंड रिलीजन डार्क एजेस के बाद आया एनलाइटनमेंट, या फिर रेनेसॉ, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज। उसमें एकदम से बूम हुआ आर्ट का, कल्चर का, साइंस का। एंड उसी के साथ हमारी थ्योरी आती है, द थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म। ओके, इट्स नॉट दैट rationalism came with it, but this French philosopher known as René Descartes was the one जिसने rationalism को एक बहुत बड़ा forward push दिया. After which Spinoza and Leibniz, again they were inspired by Descartes and they gave their philosophies. तो हमारे पास यहाँ पे रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, दीज आर एपिस्टेमोलॉजिकल नोशंस विच टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ आवर नॉलेज, कि वट एवर नॉलेज हमारे पास जो है उसका सोर्स क्या है। तो रैशनलिज्म में ऑफकोर्स बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम 3 मेन फिलोसफर्स पढ़ेंगे, डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लाइबनीज, जिसमें से स्पिनोजा एंड लाइबनीज वर इंस्पायर्ड बाय डेकार्ट ओनली। एंड रैशनलिस्टिक फिलोसफर्स का मानना क्या है कि रीज़न है वो, reason, intuition, innate ideas, they are not the same thing but they are kind of related, मतलब in contrast to sense experience। तो rationalist का मानना है कि reason होता है हमारी source of knowledge। ओके, एंड उसके ऑपोजिट आते हैं एम्पेरिसिस्ट में वी हैव जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम। तो लॉक, ह्यूम एंड बर्कले का मानना है कि एम्पेरिसिज्म दैट मीन्स इट इज़ द सेंस एक्सपीरियंस जो हमारी सारी नॉलेज का सोर्स होता है। So we have the rationalistic philosophers Descartes, Spinoza and Leibniz, and we have the empiricist philosophers Locke, Berkeley and Hume. Okay. अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेकार्ट के। डेकार्ट से इंस्पायर्ड थे स्पिनोजा एंड लाइबनीज, ओके, द रैशनलिस्टिक फिलोसफर्स। एंड फिर एक पॉइंट आता है द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, जो कि रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर देता है। सो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम्स। Okay, so all of these well-revered philosophers in Descartes भी, and Descartes का हमारा मेन फोकस जो रहेगा, we won't read his complete philosophy on existence of God and everything. We will only read his Cartesian method of doubt, and Descartes का जो substance, वो mind body dualism का। Okay, and also हमने अभी बात की कि एक लीप आया एरिस्टोटल। आप देखिए कौन सी ईयर्स में एरिस्टोटल थे, जिसकी फिलोसफी हमने पढ़ा ना, हम एकदम से डेकार्ट पर आ गए। सो जो बीच का समय था, ओके, जो डार्क एजेस थे,
नाउ वी कॉलिंग देम एज डार्क एजेस। उस समय की भी फिलोसफी है जो हम वेस्टर्न फिलोसफी के अंडर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसको फिलोसफी ऑफ रिलीजन के अंडर। सो वी विल रीड फिलोसफर्स लाइक सेंट एंselm, सेंट एक्विनास, बोनलोज क्रिटिसिज्म, डेकार्ट्स क्रिटिसिज्म, रसल्स क्रिटिसिज्म, कांट्स क्रिटिसिज्म। सो फिलोसफी ऑफ रिलीजन में हम लोग पढ़ेंगे गॉड एंड उनके प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, proof of his non-existence, why God is not present, why God is present, and all of these things. तो वो थोड़ा सा पोर्शन जो है हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में पढ़ेंगे. सो यू सी दैट we're not really going chronologically. एक सक्सेशन है. डेकार्ट भी कहीं ना कहीं एरिस्टोटल के स्टेप्स पे ही, इट्स नॉट दैट ही हैज़ कम्प्लीटली ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज प्रीडेसेसर्स. तो सक्सेशन तो सारे फिलोसफर्स में है डब्ल्यू पी के. Western philosophy. When I say WP is Western philosophy. So Descartes was French, and he was a mathematician. Okay, so study of logic, study of philosophy, study of mathematics. He was primarily a mathematician, and that is why he wanted to apply the method of mathematics to philosophy. अब mathematics की क्या method थी? मैथमेटिक्स की मेथड से हमें क्या समझ में आता है? देखिए, मैथमेटिक्स में हम सभी ने पढ़ा है, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था. वी हैव एक्सियम्स एंड वी हैव पोस्टुलेट्स. ओके, व्हाट आर एक्सियम्स? एक्सियम्स आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स. सेल्फ एविडेंट मतलब कि एक्सियम्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एक्सियम्स को एक तरह से हमने अज्यूम कर लिया है, प्री सपोज कर लिया है. ठीक है, जैसे कि 1+1=2. अब ये एक एक्सियम हो गया, हमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं कि देखो 1 है, 1+1 2 है. हम ट्राइंगल की बात करें तो एक्सियम्स आर व्हाट, जो कि ऑलरेडी वी डोंट रिक्वायर प्रूफ टू स्टेट कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. एक्सियम्स को हमने मान लिया कि ये ट्रू ही है, एंड हम एक्सियम्स के बेसिस पे पोस्टुलेट्स करते हैं, यानी कि एक्सियम्स के बेसिस पे फिर हम मैथमेटिक्स में बाकी चीज़ों का प्रूफ देते हैं. सो व्हाट डेकार्ट वांटेड टू डू वाज he wanted to establish such axioms in philosophy. तो डेकार्ट क्या करना चाह रहे थे? अपने प्रेडेसेसर्स से बहुत अलग हटके वो पूरी फिलॉसफी को मैथमेटाइज या साइंटिफाइज करना चाह रहे थे, यानी कि पूरी फिलॉसफी को स्क्रैच से बदल के उसको एक रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे थे, एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे थे. ही वॉन्टेड टू प्रूव ऑल द नॉलेज. डेकार्ट का मेन गोल था कि जो भी नॉलेज हो वो सर्टन हो और वो इंडिबिटेबल हो. ये दो वर्ड्स डेकार्ट की फिलोसफी के लिए बहुत सेंट्रल है. दे हैव टू बी, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेकार्ट, ही वांटेड द नॉलेज टू बी सर्टन. सर्टन मतलब फॉर श्योर, एंड इंडिबिटेबल, अनडाउटफुल, उसको डाउट करा ही ना सके. दैट इज 100% true, certain, and indubitable. These three things. He wanted to establish a knowledge, Descartes, knowledge that was true, that was certain, and that was indubitable. Okay. So, philosophy is a perfect knowledge of all that man can know, as well as for the conduct of his life, as for the preservation of his health and the discovery of all the arts. And okay, so he takes mathematics as the model of his philosophical method. Mathematics को वो अपनी मेथड की तरह लेते हैं, जिसको हम कार्टेशियन मेथड या मेथड ऑफ डाउट बोलते हैं, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. He tells us study logic and practice its rules by studying mathematics. He offers not merely a program of human knowledge, but seeks to construct a system of thought that may possess the certainty of mathematics. जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास कितनी सर्टनटी है? 1+1=2. कोई भी इस चीज़ को डाउट नहीं करता है. एवरीबडी, किसी को भी बोल तो 1+1=2, कोई बोलेगा ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं करेगा कि ये तो गलत है या ऐसा है क्या एक्चुअली में. सो ही वांटेड कि फिलोसफिकल नॉलेज या जितनी भी नॉलेज हमारे पास हो वो बिल्कुल सर्टन हो, जिसके ऊपर कोई भी डाउट ही ना कर सके. In his conception of external nature, he is in agreement with the great natural scientists of the new era. Everything in nature, even physiological processes and emotions, must be explained mechanically without the aid of forms or essences. जैसे एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने कैसे इन्होंने फॉर्म्स एंड सब फॉर्म्स की बात की, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की बात की, एसेंसेस की बात की. Now what Descartes wanted to, he didn't break away from Aristotle completely, from Plato completely, अपने predecessors को complete break away नहीं किया. लेकिन what he wanted to say in that is, how do you know about the existence of these ideas या world of ideas या form या forms of form? There is no proof of that. तो कैसे बोल सकते कि ये true है, ये false है? उसका कोई proof ही नहीं है.
His problem is to reconcile mechanism and the notions of God, soul, and freedom. So, he found in this latter study alone, he found the certainty and clearness he craved. The others did not satisfy him. So, uh, we will, there's not much introduction to do डेकार्ट में. हम लोग मेजरली डेकार्ट की फिलोसफी ही पढ़ने वाले हैं. The first part of true philosophy according to Descartes is metaphysics, which contains the principles of knowledge such as the definition of the principal attributes of God, the immateriality of the soul, and all the clear and simple notions that are in us. So ideas की जब बात डेकार्ट करते हैं, ideas के साथ again दो words जो हमको बहुत ही importantly associate करना ज़रूरी है डेकार्ट के लिए, वो है three words actually: clear and distinct ideas, innate ideas. Okay, so what Descartes wanted was कि we should have clear and distinct ideas, and वो Descartes focused on innate ideas as the source of our knowledge and stuff. Okay, this we are going to discuss. The second is physics, in which after finding the true principles of material things, we examine in general how the whole universe has been framed. Then in particular the nature of the earth and all of all the bodies, most generally found upon it as air, water, fire, the loads and other materials. Next, the nature of plants, animals, above all. So this was his order, जिसमें Descartes, everything, सब चीज़ों को प्रूव करना चाहते हैं. सबसे पहले वो मेटाफिजिक्स, देन फिजिक्स, देन एनिमल्स, नेचर, ऑल ऑफ दैट स्टफ. ऑल्सो आई वांटेड टू से दैट अभी हम लोग जो हमारा सोर्स है, दैट इज़ फ्रैंक थिलीज हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इज क्योंकि समझने के साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक notes, and believe me guys, it would be for the best if you make your own notes from the primary source से अपने खुद के notes बनाना is the best way to learn. Believe me in that. आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है वो बेस्ट होंगे. नोट्स बनाने के लिए मैं एक यहाँ पर बात बोलना चाहूँगी दैट मैंने देखा है बहुत बार व्हेन नोट्स आर बीन मेड, व्हाट पीपल डू इज़ दे कॉपी द कंप्लीट सेंटेंसेस फ्रॉम द बुक. नोट्स बनाने में पूरी सेंटेंस बुक के लिखती है. दैट इज़ नॉट हाउ यू हैव टू मेक नोट्स. जब नोट्स बना रहे हैं स्पेशली फ़िलोसफी में, आप बहुत ईजीली फ़िलोसफी में माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, सिंगल वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं नोट्स बनाने में, सो दैट आप बाद में उसको जब आंसर हम लिखते हैं उस समय हम उनको पूरा क्लैरिफाई कर सकते हैं, उस समय उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जैसे मैं भी आपको बोल रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो आइडियाज़, क्लियर डिस्टिंक्ट आइडियाज़, इनेट आइडियाज़, सर्टेन ट्रू इंड्यूबिटेबल नॉलेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So you can make mind maps, you can make flow charts point wise, yes, बहुत short sentences. So notes बनाना मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठ के पूरे के पूरे sentences copy कर रहे हैं. That is not what note making is. या तो फिर आप book ही पढ़ लीजिए. Note making is something which is so quick, which is so easy that within few minutes you revise the whole topic. Okay. तो यहाँ पर हमने देखा नेक्स्ट द नेचर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स. दस ऑल फिलोसफी इज लाइक अ ट्री. तो मेटाफिजिक्स क्या है? ट्री का रूट है. फिज़िक्स उसका ट्रंक है. साइंस उसकी ब्रांचेस है. फिर उस ब्रांचेस में आते हैं मतलब ऑल दो थिंग्स. तो ये डेकार्ट के अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले हमें मेटाफिजिक्स से पढ़ना शुरू करना है, फिर हमें फिज़िक्स को समझना है, फिर बाकी साइंसेस को समझना है, नेचर, एनिमल्स वगैरह, इन सभी चीज़ों को. एंड द ब्रांचेस दैट ग्रू आउट ऑफ दिस ट्रंक विच आर रिड्यूस्ड टू थ्री प्रिंसिपल, नेमली मेडिसिन, मैकेनिक्स एंड एथिक्स. The sciences of morals is the highest and most perfect, presupposing an entire knowledge of the other sciences is the last degree of wisdom. First part of Descartes' books on the principles of philosophy contains the metaphysics. Other three part take up all that is most general physics. So the reason, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, the reason we are doing Frank Thilly is because यहाँ पे I found कि कंसाइज वे में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन ऑल्सो रेफर टू वाई मसी, वाई मसी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स है इन फिलोसफर्स को. डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, लॉक, बर्कले, ह्यूम. स्पेशली इन 6 फिलोसफर्स को पढ़ने के लिए यू कैन रेफर टू थिली, यू कैन रेफर टू वाई मसी. अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैटर चाहिए, ज़्यादा कंटेंट चाहिए, यू कैन ऑलवेज रेफर टू कॉपलस्टोन. कॉपलस्टोन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है. देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट देयर बट इट्स अ लिटिल टू डिटेल्ड फॉर अस. दैट इज़ व्हाई आई एम रेफरिंग टू थिली एंड मसी, बिकॉज द मेन आइडिया थ्रू द वीडियो इज़ कि आप पहले उसको समझ लें. पहले आप टेक्स्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप किसी भी सोर्स को रेफर कर सकते हैं. सो
a method and criterion for knowledge. Descartes' aim is to find a body of certain and self-evident truths, such as everyone endowed with common sense and the faculty of reasoning will accept. Such knowledge the philosophy of the school has not been able to afford. There are many different opinions on one and the same subject, and we look in vain for certainty in this field. The other sciences, taking as they do their principles from scholastic philosophy, can have nothing solid built upon such unstable foundations. तो डेकार्ट ने सभी को क्रिटिसाइज किया, स्कॉलास्टिक्स को क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसका मेन क्रिटिसिज्म जो है वो स्केप्टिसिज्म के अगेंस्ट है, बिकॉज एब्सोल्युटली ही डेकार्ट की पूरी फिलोसफी स्केप्टिसिज्म के अगेंस्ट है. स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट, यू डोंट नो एनीथिंग. ओके, स्केप्टिसिज्म का मतलब आता है यू डोंट नो वेदर इट इज़ देयर और इट इज़ नॉट देयर. So instead of clear and certain knowledge, we receive a lot of false opinions and are involved in error and doubt. Of course, डेकार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि क्योंकि वो रैशनलिस्ट थे, रैशनलिस्ट मतलब उनके हिसाब से हमारी पूरी नॉलेज जो है वो रीज़न के ऊपर बेस होनी चाहिए. ओके, रीज़न के अगेंस्ट में क्या है हमारी नॉलेज का अदर सोर्स? हमारे सेंसेस. तो डेकार्ट ने तो सिंपली बोल दिया कि हम सेंसेस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं. एक स्टिक है, हम उसको पानी में डालेंगे, वो स्टिक हमें बेंट दिखती है. नाउ इफ़ वी डोंट नो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स वगैरह, कि पानी के जाने के बाद वो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन या जो भी होता है उससे हमें बेंड दिखती है, वो सब नहीं पता होगा, तो हमें लगेगा कि पानी में जाने के बाद स्टिक तो मुड़ गई, बेंड हो गई. सो डेकार्ट सेज दैट नॉलेज जो है वो सेंस एक्सपीरियंस है. कैसे? चलो ये है, हम डेजर्ट में चलते हैं, डेजर्ट में बहुत दूर से गर्मी में हमें दिखता है कि आगे बहुत सारा पानी है, मिराज हमें दिखता है. अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर सेंसेस की वजह से हमें एरर या एरोनियस नॉलेज या फिर फॉल्स नॉलेज का पता चलता है. तो डेकार्ट ने तो सेंस एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड करा है कि सेंस एक्सपीरियंस इज़ नॉट द करेक्ट सोर्स फॉर आर नॉलेज. देयर इज़ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट इन फिलोसफी दैट इज़ नॉट स्टिल इन डिस्प्यूट. हर सब्जेक्ट के ऊपर हमें डिस्प्यूट मिल जाएगा, एरर, डाउट, एवरीथिंग. हैंस इफ़ वी वुड हैव एनीथिंग फर्म एंड कॉन्स्टेंट इन द साइंसेज, we must get rid of these opinions and build a new from the bottom up. तो डेकार्ट के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को छोड़ के हमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है और हमें ऐसी नॉलेज बिल्ड करना है जो 100% सर्टन हो, 100% इनडिब्यूटेबल हो, जिसके ऊपर डाउट किया ही ना जा सके, जिसमें एरर की कोई चांस ही ना हो. तो ट्रेडिशनल व्यूज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए हमें what we have to do is, we shall never become philosophers even though we should read all the reasonings of Plato and Aristotle, if we cannot form a sound judgment upon any proposition. So though he didn't reject Aristotle, he didn't reject Plato, लेकिन उन्होंने Aristotle के philosophers को के followers को भी क्रिटिसाइज किया है कि हाउ आर यू एक्सेप्टिंग हिज फिलोसफी, क्योंकि डेकार्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अथॉरिटी लेकिन रीजनिंग जिसके ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए. ओके, टू नो द ओपिनियंस ऑफ अदर्स इज़ नॉट साइंस बट हिस्ट्री. तो यही डेकार्ट का कहना है कि ओके, दीज फिलोसफर्स आर इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू स्टडी देम, वी शुड स्टडी देम, लेकिन हमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है वो जो बोल रहा है. A man should do his own thinking. How shall we proceed in our attempts to reach clear and certain knowledge? What method we ought to follow? The example of mathematics gives us a hint. तो this is a big connection कि डेकार्ट क्योंकि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिक्स को फिलोसफी में अप्लाई करने की कोशिश की है, मैथमेटिकल सिस्टम को फिलोसफी में अप्लाई करने की कोशिश की है कि हमारी रीजनिंग्स में हमें मैथमेटिकल सिस्टम को या मैथमेटिकल प्रोसेस को इंक्लूड करना, अडॉप्ट करना है. द मैथमेटिशियंस अलोन हैव बीन एबल टू फाइंड सर्टेन एंड सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशंस. तो डेकार्ट बोलते हैं कि मैथमेटिकल नॉलेज इज़ द ओनली नॉलेज जिसमें सर्टेन ट्रू सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशंस मिले. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. कुछ आर्ग्यू करेंगे साइंटिफिक नॉलेज, साइंस जो बोलता है वो एब्सोल्युटली ट्रू है. हाउ कैन यू से इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू? कुछ समय पहले तक साइंस के ही अकॉर्डिंग या कुछ समय पहले तक साइंस के अकॉर्डिंग एटम्स कुडंट बी ब्रोकन. एटम्स जो थे वो सबसे दे कुडंट बी डिवाइडेड एनी फर्दर. वो सबसे छोटे कॉम्पोनेंट्स थे, अनडिवाइडेबल कॉम्पोनेंट्स थे. फिर उसके बाद साइंस ने डिस्कवरी की कि एटम्स में भी न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं. फिर साइंस के लिए वो सबसे लास्ट कॉम्पोनेंट थे, लेकिन फिर उसके बाद वापस से. सो साइंस ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ. कुछ समय पहले तक इट वॉज अर्थ जो सेंटर में था और सन अर्थ के आसपास रोटेट करा था. बट देन देयर वॉज अ न्यू डिस्कवरी. इट वॉज प्रूवन रॉन्ग कि इट इज़ द सन विच इज़ इन द सेंटर एंड अर्थ रोटेट्स अराउंड द
सन. तो साइंटिफिक नॉलेज इज ऑल्सो नॉट ट्रू नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज भी ट्रू नॉलेज नहीं है. फॉर्म्स, एसेंसेस वगैरह कोई भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है. सिर्फ मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस है कि 1+1=2. ये आज से 2000 साल पहले भी ट्रू था, आज से 1000 साल पहले भी ट्रू था, 500 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 10 डेज अगो, 10 सेकेंड्स अगो, 10 ईयर्स बाद भी ट्रू रहेगा. इट इज़ यूनिवर्सल. तो डेकार्ट का प्रोसेस था कि मैथमेटिकल नॉलेज को या मैथमेटिकल सिस्टम को, कि जिस तरह से मैथमेटिक्स की नॉलेज डिराइव हुई है उसी को अप्लाई करना है फ़िलॉसफी में. ताकि जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास एक्सियम्स है, पॉइंट, लाइन, जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल ट्रूथ्स, प्रोपोजिशंस है, उसको हम अप्लाई कर सकें फ़िलॉसफी में भी. वी एक्सेप्ट विदाउट डिबेट द स्टेटमेंट दैट 2 = 4, मतलब 2 + 2 = 4, और दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. मतलब हम, ऑफ कोर्स दिस इज़ क्लियरली सेल्फ एविडेंट कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 2 राइट एंगल्स या 180 डिग्री होता है. 2 राइट एंगल्स इज 90 + 90, 180 डिग्री. इफ वी कुड कंसिडर सच ट्रूथ्स इन फिलोसफी देयर वुड बी एन एंड ऑफ काउंटलेस डिस्प्यूट्स एंड कॉन्ट्रोवर्सीज. तो डेकार्ट के अकॉर्डिंग फिलोसफी में भी ऐसी नॉलेज होना ज़रूरी था जिसको कोई भी डाउट नहीं कर सके, कोई बोल ही ना सके कि दिस इज़ नॉट ट्रू. We should be able to prove the existence of God, the immortality of the soul, the reality of an external world, and we should succeed in laying secure foundations for the sciences. कि हर चीज़, गॉड की एग्जिस्टेंस हो गई, हमारी सोल इममटीरियल है, हमारी सोल एटर्नल है, सभी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें इसी तरह की नॉलेज की ज़रूरत है. हाउ डू वी प्रोसीड इन मैथमेटिक्स? व्हाट इज़ द मेथड? वी बिगिन विद एक्सियम्स. एक्सियम्स क्या है? सेल्फ एविडेंट, जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ऑलरेडी प्रूवन है, जो हर कोई जो भी सुनता है वो उसको ट्रू एक्सेप्ट कर लेता है, समझ जाता है. इन ये प्रिंसिपल्स मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो मैथमेटिक्स जो है वो हमेशा एक्सियम से शुरू होता है. ओके, एक्सियम सेल्फ एविडेंट ट्रूथ लेते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम लोग बाकी चीज़ों को प्रूव करते हैं. इन प्रिंसिपल्स को स्टार्टिंग पॉइंट लेके लॉजिकली सभी चीज़ों को प्रूव करते हैं, विच आर जस्ट एज सर्टन एज द फॉर्मर. तो एक बार हमारे पास एक्सियम्स हो गए, एक्सियम्स के बाद जो पोस्टुलेट्स हम प्रूव करते हैं उसके बेसिस पे वो भी सर्टन होते हैं 100%, फिर वो भी ट्रू होते हैं. दैट इज़ वी बिगिन विद सिंपल प्रोपोजिशंस दैट आर सेल्फ एविडेंट and pass from these to more complex. Our method is synthetic or deductive. तो डेकार्ट जो है वो डिडक्टिव नॉलेज के ऊपर वर्क करता है. एक तो डिडक्टिव वर्क करते हैं. डिडक्टिव मतलब कि एक बार व्हाट ही मीन्स टू से कि हम एक्सियम्स, फिलोसफी में भी एक्सियम्स को कहीं ना कहीं से ले आए विच आर सेल्फ एविडेंट, जिनको डाउट नहीं किया जा सकता, जिसमें एरर नहीं हो सकता, और फिर उन एक्सियम्स के बेसिस पे हम लोग हमारे फिलोसफिकल ट्रूथ को बिल्ड करते जाए. वो भी उतने ही ट्रू रहेंगे जितने एक्सियम्स होंगे, उनको भी कोई डाउट नहीं कर पाएगा. एंड वॉट ही वॉन्ट्स इज कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करें. हम पहले ब्रेक डाउन करें, हम उसको सिंप्लीफाई करें, पहले सिंपल को प्रूफ करें, सिंपल को प्रूफ करके कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ें. इस मेथड को फिलोसफी में अप्लाई करना है. यही मैथमेटिक्स फॉलो करता है. डेकार्ट के अकॉर्डिंग इसी को फिलोसफी में हमें फॉलो करना है. वी शुड प्रोसीड फ्रॉम एब्सोल्युटली सर्टन फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सर्टन है. फिर उससे हमें क्लियर और सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशंस की तरफ मूव करना है, हमें अननोन की तरफ मूव करना है और उन्हें भी ट्रू प्रूफ करना है. तो ऐसे ट्रूथ को हम स्कोलास्टिक सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम में, स्कोलास्टिक्स जो है या ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उसमें नहीं कर सकते, उसमें नहीं ढूंढ सकते. इसके लिए हमें एक कम्प्लीटली न्यू मेथड जो कि मैथमेटिक्स की है उसे ही हमें यूज़ करना पड़ेगा. बिसाइड्स वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ट्रूथ ऑन द अथॉरिटी ऑफ अदर्स. जैसे कि एरिस्टोटल की अथॉरिटी, तो एरिस्टोटल ने बोल दिया फॉर्म है तो फॉर्म्स है. वी कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी. And here we should be on our guard. We have our prejudices, a lot of transmitted notions which have been impressed upon us in our childhood by our parents and teachers. ये बहुत सारे opinions हैं जिनको with experience हमें पता चला कि हमें बता तो दिया गया बचपन में, फिर हम बड़े होकर पता चला कि ये तो झूठ भी है. बहुत सारे ऐसे experience हमें पता चला, और हम अपने सेंसेशंस पे, मतलब हमारे पेरेंट्स या टीचर्स ने बताया है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमारे सेंसेशंस पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सेंसेशंस भी हमें धोखा दे देते हैं. और बट आर नॉट आवर ओन बॉडीज एंड एक्शंस रियलिटीज़. नो, हम इसका भी सर्टेनिटी हमारे पास नहीं हो सकती. तो डेकार्ट जो मेथड यूज़ करे वो ये सबसे पहले वो हर चीज़ को डाउट कर रहे हैं. दैट इज़ द कार्टेशियन मेथड या मेथड ऑफ डाउट. हम ये भी सर्टन नहीं हो सकते कि हम खुद भी रियल है कि नहीं है, हमारी बॉडी भी रियल है कि नहीं है. क्या पता हम ड्रीम कर रहे हैं, क्या पता हमें कोई धोखा दे रहा है, कोई है जो हमें इस तरह से धोखे में रख रहा है कि
ये सब रियल है, बट एक्चुअली में क्या पता ये रियल नहीं है, क्या पता हम ड्रीम कर रहे हैं, क्योंकि ड्रीम्स में हम मान लेते हैं कि ये सब रियल है, बट एक्चुअली में होता नहीं है. वेयर एज दे आर नथिंग बट इल्यूजन्स. परहैप्स वी आर ड्रीमिंग नाउ, इस मोमेंट पे हम लोग ड्रीम कर रहे हैं. वी हैव नो मार्क्स बाय विच वी कैन विद सर्टेनिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन वेकिंग एंड ड्रीमिंग. फॉर ऑल आई नो एन ईवल स्पिरिट हैज़ मेड मी सो. तो डेकार्ट इज सेइंग कि क्या पता, व्हाट इफ कोई ईवल स्पिरिट है, कोई डेमन है, कोई शैतान है, डीमन या शैतान है, जो हमको ये सब हमारे दिमाग में आइडियाज़ डाल रहा है, हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस तरह से आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, आप अपने स्क्रीन पे ये टेक्स्ट देख रहे हो. व्हाट इफ ऑल ऑफ दिस इज बीइंग पुट in your mind by a demon, by a shaitan? What if this is not true? You know, so that this world which I picture to myself exists only in my imagination. Even the demonstrations of mathematics may be doubted, for we have sometimes seen men fall into error in such matters. Besides, God, who is all powerful, may have created us so that we are always deceived even in the things we think we know best. अब इतना ज़्यादा, what he starts with is doubting everything, and by everything I mean literally everything. Descartes mathematics, which is utmost for him, वो मैथमेटिक्स को डाउट कर रहा है, वो साइंटिफिक नॉलेज को डाउट कर रहा है, वो पूरे वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को डाउट कर रहा है, वो खुद को डाउट कर रहे हैं. ये भी डाउटफुल है कि हम खुद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं. तो डेकार्ट का कहना है कि इस पॉइंट पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ कह सकें कि हाँ, दिस इज़ फॉर सर्टन, दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ ट्रू. I suppose accordingly that all the things which I see are false. I am persuaded that none of those things which my deceptive memory presents to me are true. I suppose that I have no senses. I believe that body, figure, extension, motion, place are nothing but fictions of my mind. सारी चीज़ें, emotion, space, gravity, जो कुछ हमें पता है वो सब झूठ है, सब हमारे माइंड का एक इमेजिनेशन है. कुछ भी इस वर्ल्ड में ट्रू या सर्टन नहीं है. लेकिन एक चीज़ सर्टन है कि मैं डाउट कर रहा हूँ. नाउ हियर दिस इज हाउ. सबसे पहले डेकार्ट ने क्या करा? डाउनफॉल. सबसे पहले नीचे 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 ही इज डाउटिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग. मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नॉलेज, खुद की बॉडी, खुद का एग्जिस्टेंस, गॉड, सोल, माइंड, एवरीथिंग ही इज डाउटिंग. एंड देन कम्स अ पॉइंट वेयर डेकार्ट इज सेइंग आई एम ऑल्सो डाउटिंग द डाउट इटसेल्फ. मैं शक पर भी शक कर रहा हूँ, मैं डाउट पर भी डाउट कर रहा है. लेकिन दिस इज द पॉइंट, नाउ ही स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड्स. सो अब डेकार्ट का कहना है कि द मोमेंट आई स्टार्ट डाउटिंग डाउट, इसका मतलब डाउट तो है. मैं अगर डाउट को भी डाउट कर रहा हूँ, मतलब मैं डाउट तो प्रेजेंट है, डाउट तो कर ही रहा हूँ मैं. तो डाउट तो फॉर सर्टन पता है कि मैं डाउट तो कर रहा हूँ, भले ही मैं डाउट को भी डाउट कर रहा हूँ तो क्या हुआ, डाउट तो कर ही रहा हूँ. दैट मीन्स एक चीज़ हमें फॉर सर्टनटी पता है कि डाउट एग्जिस्ट करता है. One thing is certain, and that is that I doubt or think. So how does he proceed is, doubt को भी doubt करो, लेकिन मैं doubt तो कर रहा हूँ. और if doubt exist, doubt है, तो कोई doubting being exist कर रहा है, कोई ऐसा being, कोई ऐसा person, living thing, कुछ भी जो कि doubt कर रहा है. And if I am doubting, that means I am thinking. मतलब doubting and thinking is the same thing. I'm thinking कि ये है नहीं है. Doubting and thinking are doubting is a part of thinking. तो if there is doubt, there is a doubting being. कोई है जो डाउट कर रहा है, और जो डाउट कर रहा है वो कौन है? दैट इज मी. इसका मतलब कि अगर डाउट है तो डाउट करने वाला कोई है, इसका मतलब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ फॉर श्योर. सो इस चीज़ का, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो डेकार्ट इस्टेब्लिश करता है एज अ सेल्फ, इस्टेब्लिश करते हैं एज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, या फिर एक्सियम. द फर्स्ट एक्सियम जो डेकार्ट इस्टेब्लिश करते हैं कि आई एग्जिस्ट, आई थिंक, हेंस आई एम. It is a contradiction to conceive that which thinks does not exist. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई है जो सोच रहा है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ. मतलब जैसे हमने मान लो बोल भी दिया कि आई एम नॉट एग्जिस्टिंग, मतलब कोई है जो ये प्रूव कर भी रहा है कि मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ. मतलब कौन है? तो देर इज समबडी हु इज इवन ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम नॉट एग्जिस्टिंग. तो दैट मीन्स यू आर एग्जिस्टिंग at the very time when it thinks. It is not possible कि that which thinks does not exist at the very time it thinks. हो ही नहीं सकता कि जिस समय वो सोच रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. Descartes does not here infer from an empirical psychical fact. और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंट्यूशन है, ये एम्पिरिकल फैक्ट नहीं है, ये सेंस एक्सपीरियंस से डिराइव्ड कोई फैक्ट नहीं है, ये इंट्यूटिव फैक्ट है,
प्योरली रीज़न और रैशनलिज्म के ऊपर बेस्ड एक फैक्ट है, आई थिंक हेंस आई एम, जिसको कहते हैं कॉजिटो एगो सम. ओके, but reasons logically that doubt implies a doubter, thinking, a thinker, a thinking thing, or spiritual substance, thus reaching what seems to him a rational, self evident proposition. तो कोई डाउट है मतलब कोई डाउटर भी है, डाउट है तो डाउट करने वाला भी है, मतलब कि आई एम एग्जिस्टिंग. टू डाउट मीन्स टू थिंक मीन्स टू बी. दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द ऑर्डर. डाउट करना मतलब सोचना, सोचना मतलब कोई सोचने वाला होना, मतलब कॉजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम. अगर मैं सोच रहा हूँ मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ तभी मैं सोच रहा हूँ. मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं सोच नहीं सकता, और मैं सोच रहा हूँ मतलब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर. इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट सर्टन नॉलेज दैट अकर्स टू वन हु फिलोसफाइजेज इन एन ऑर्डरली मैनर अकॉर्डिंग टू डेकार्ट. सबसे पहला सेल्फ एविडेंट ट्रू प्रोपोजिशन एक ऑर्डर में डेकार्ट ने चला, सबसे पहला प्रूव करा कि I am existing, I think therefore I exist. Here is the principle we have been seeking, a certain self-evident starting point for our metaphysics. ये है डेकार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट उनकी मेटाफिजिक्स के लिए. ये प्रोपोजिशन जो है वो हमें एक क्राइटेरियन देते हैं ट्रूथ के लिए, कि इसके बाद से अब डेकार्ट प्रूव करेंगे. जब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आई एम एग्जिस्टिंग, इसके बाद से ही विल स्टार्ट प्रूविंग दैट एवरीथिंग एल्स इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग. ये एब्सोल्युटली सर्टन है, ट्रू है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ. हेंस आई कैन एस्टैब्लिश इट एज अ जनरल रूल दैट ऑल थिंग्स विच आर क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली परसीव्ड आर ट्रू. तो अब डेकार्ट कैसे मूव कर रहा है कि आई एम एग्जिस्टिंग, ये ही हैज़ प्रूवन. एंड इफ आई एम एग्जिस्टिंग, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट हूँ. अभी आप अपने आप को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप अपनी बॉडी के छोटी सी छोटी डिटेल को ऑब्जर्व कर सकते हो. आप ब्लिंक कर रहे हो, आपका एक बाल आपके लेट्स से नेक पे फॉल कर रहा है, यू कैन फील दैट टिंकलिंग सेंसेशन. योर फीट आर टचिंग द ग्राउंड, यू कैन ऑब्जर्व योर पल्स, योर हार्ट रेट. आप अपनी छोटी से छोटी डिटेल, आप अपने आप को बहुत क्लियरली, बहुत डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो. दैट मीन्स जितनी भी चीज़ें जो आपके लिए क्लियर है, जो आपके लिए डिस्टिंक्ट है, वो सभी चीज़ें ट्रू है. सो दिस इज़ हाउ डेकार्ट ने अपना अप्रूव कर दिया, वो खुद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ साथ जितनी चीज़ें आसपास उन्हें दिख रही है जो क्लियर है, जो डिस्टिंक्ट है, उसे भी प्रूव कर दिया. अब हमारे पास एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्राइटेरिया है. नॉलेज का फंडामेंटल प्रिंसिपल या नॉलेज के लिए क्राइटेरिया क्या है? इट इज़ डाउटफुल वेदर एनीथिंग कैन बी सर्टन सो लॉन्ग एज वी आर कन्फ्रंटेड विद द नोशन ऑफ अ डिसीविंग गॉड. वी डू नॉट नो as yet whether there is a God and that he is not a deceiver. This difficulty must be removed. अब डेकार्ट क्या कर रहे हैं? गॉड को प्रूव कर रहे हैं. तो हमारे कुछ आइडियाज़ हमें क्या लगता है? इनेट लगता है. इनेट मतलब बस हमें उनके बारे में पता है, वी नो अबाउट दैम. हमारे खुद के इन्वेंशंस हैं, कुछ हम एक्सपीरियंस से लेते हैं. सर्टन वंस वी रिगार्ड एज इफेक्ट्स और कॉपीज ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट ऑल दिस मे बी इल्यूशन. हमें हमारे एक्सपीरियंस से जो भी पता है, क्या पता वो इल्यूशन है, हमें नहीं पता वो कितने ट्रू है, वो कितने फॉल्स है. वन ऑफ द आइडियाज आई फाइंड इन माई सेल्फ इज द आइडिया ऑफ गॉड. अब डेकार्ट इनेट आइडियाज़ के थ्रू गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं कि हमारे अंदर वी हैव एन आइडिया ऑफ गॉड. नाउ डेकार्ट इज सेइंग ओके, हमने गॉड को मान लो देखा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं गॉड की एग्जिस्टेंस का. यू हैव नेवर सीन गॉड, you have never heard from God, how do you know God is present? So Descartes is saying कि हमारे पास एक innate idea है God के existence का. तभी okay, even if let's say it is an imagination, it is a creation of our mind, तो ये creation भी कहीं ना कहीं हमारे mind में ही present है. वरना how can we imagine or how can we create something जो कि unimaginable है? So God is present in our mind. Now nothing can come from nothing. Whatever exists must have a cause for existing. This too is a self-evident proposition. कि अगर कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसी कॉज के कारण ही एग्जिस्ट कर रहा है. नथिंग से समथिंग निकल के नहीं आ सकता. अगर कुछ नहीं था तो उससे कुछ निकल के नहीं आ सकता. जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, हर चीज़ कॉज एंड इफेक्ट के कारण ही एग्जिस्ट कर रही है. एवरीथिंग हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट. विदाउट अ कॉज कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. मोर ओवर, this cause must be at least as great as the effect. There must be at least as much reality in it as in the effect.
अब डेकार्ट का कहना है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरे आसपास सारा वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इतनी नेचर, इतनी मैकेनिकल प्रोसेसेस, वेल बैलेंस थिंग्स एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ ऑल ग्रेट अराउंड मी। अब ये सभी किसी रीज़न की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी कॉज से। तो अगर इफ़ेक्ट इतना ग्रेट है तो इसका कॉज भी उतना ही ग्रेट होना चाहिए, उतना ही बड़ा होना चाहिए। दैट विच कंटेन्स ग्रेटर रियलिटी इन इट सेल्फ, द मोर परफेक्ट कैन नॉट बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड डिपेंडेंट ऑन द लेस परफेक्ट। तो एक ऐसी चीज़ अगर इफ़ेक्ट है तो कॉज तो इफ़ेक्ट से बढ़कर होना चाहिए, कॉज तो इफ़ेक्ट से ज़्यादा ग्रेट होना चाहिए। Hence, this is how I know that God is existing, God is present. तो हम खुद, I cannot be the cause of the idea of God for I am finite. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने गॉड को इमेजिन कर लिया, क्योंकि हम गॉड को बोल रहे हैं गॉड इनफाइनाइट है, गॉड परफेक्ट है, गॉड एटर्नल है, एंड मैं खुद तो फाइनाइट हूँ, मैं खुद नॉन एटर्नल हूँ, मैं खुद मॉर्टल हूँ, मैं खुद इम्परफेक्ट हूँ। तो हम खुद तो नहीं हो सकते। दैट मीन्स गॉड इज एग्जिस्टिंग एंड द आइडिया इज द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट इनफाइनाइट बीइंग। तो इफ़ आई एम फाइनाइट, मैं फाइनाइट हूँ, मैं मॉर्टल हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, तो हाउ कैन आई हैव एन आइडिया ऑफ समथिंग विच इज़ ऑपोजिट ऑफ मी? जो चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं, मैं उसका आइडिया कैसे, हाउ कैन आई हैव दैट? That means God is existing. Hence, the idea must have been placed in me by an infinite being. क्योंकि मैं फाइनाइट हूँ, मुझे इनफाइनाइट का आइडिया ही कैसे होगा? मुझे क्या पता इनफाइनाइट होता क्या है? अगर मैं खुद फाइनाइट हूँ तो हाउ कैन आई इवन नो व्हाट इज इनफाइनाइट? अगर आई हैव एन आइडिया ऑफ इनफाइनाइट, दैट मीन्स इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन माई माइंड बाय हु? बाय एन इनफाइनाइट बीइंग। और इनफाइनाइट बीइंग कौन है? गॉड है। तो गॉड को एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। तो ये जो प्रूफ है, दिस इज नॉट द ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ एंसेल्म बट अ कॉजल प्रूफ बेस्ड ऑन अ नोशन ऑफ अ परफेक्ट बीइंग। डेकार्ट का ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ भी है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस कोर्स के अकॉर्डिंग हम गॉड का कॉजल प्रूफ करेंगे जो डेकार्ट ने दिया है, नॉट द ऑन्टोलॉजिकल। इट इज़ नॉट आर्ग्यूड दैट सच अ बीइंग एग्जिस्ट बिकॉज वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिम, but that the knowledge of such a being necessarily implies as a ground of this concept a being greater than the knower। कि अगर हमारे पास गॉड का आइडिया है, मतलब कोई तो हमसे भी ग्रेट है जिसने उस इनफाइनाइट परफेक्ट एटर्नल बीइंग का आइडिया हमारे माइंड में पुट किया है। इसका मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। इट मे बी अर्ज्ड the notion of infinity is a mere negative concept, a denial of perfection. It cannot be that. According to Descartes, for the idea of finitude implies the idea of infinity or of God. How could I doubt or have desires if I did not have in myself the idea of a being more perfect than myself, by comparison with whom I recognize the defects of my nature? Doubt implies a standard of truth, imperfection a standard of perfection. Again, I could not have been the cause of my own existence, for I have an idea of perfection, and if I had created myself, I should have made myself perfect. अगर मैंने खुद को क्रिएट होता किया होता तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को परफेक्ट ही बनाती। इसका मतलब मैंने अपने आप को क्रिएट नहीं किया, इसका मतलब किसी और ने मुझे क्रिएट किया, और जिसने मुझे क्रिएट किया है वो कौन है? मेरा कॉज कौन है? दैट इज गॉड। इफ माई पेरेंट्स हैड क्रिएटेड मी, दे कुड ऑल्सो प्रिजर्व मी, which is impossible. Finally, it follows from the very notion of God as a perfect being that he exists. It is not in my power to conceive a God without existence, that is, a being supremely perfect and yet devoid of an absolute perfection. This is the ontological argument used by both Anselm and Augustine. तो Anselm and Augustine ने दोनों ने गॉड के नेसेसरी एग्जिस्टेंस को इसी तरह से प्रूव किया है कि हम बोल रहे हैं कि गॉड है, वो परफेक्ट है, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई परफेक्ट है तो उसका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि गॉड के परफेक्शन का मतलब ही है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं। It is also unthinkable that the divine perfections which I conceive should have more than one cause, for if these causes were many, they would not be perfect. तो cause एक ही है, बहुत सारे cause नहीं, क्योंकि बहुत सारे cause होते हैं तो वो cause perfect नहीं होते। एक ही cause है, वो perfect cause है, और वो है God. God self caused है, God को किसी और ने cause नहीं किया, क्योंकि अगर God खुद किसी चीज़ का इफेक्ट होता तो गॉड से भी ग्रेटर कुछ होता, एंड गॉड से ग्रेटर कुछ है ही नहीं। मतलब गॉड is self-caused, God is self-evident, there is no cause for God. Then that being is the effect of another, and so ad infinitum we have an infinite regress and never reach an effect. और हाँ, अगर God का कोई cause कोई और होता तो मान लो X है जिसको X is the effect of, sorry, X is the cause of God, तो फिर Y must be the cause of X, then Z must be the cause of Y. तो ये तो चलते ही रहता है, infinite. We may never reach anything, any end. The idea of God I have received from God, it is innate. ये innate क्यों है? क्योंकि ये idea मेरे mind में God ने place किया है.
गॉड सिर्फ कॉज नहीं है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस का आर्chetype है, सबसे एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है. उन्होंने ए मैन को अपनी खुद की इमेज में क्रिएट किया है. It not to be wondered at that God in creating me should have placed this idea in me to serve as the mark of the workman imprinted on his work. तो अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, क्योंकि गॉड ने मुझे क्रिएट किया है, इसलिए गॉड ने अपना एक आइडिया मेरे माइंड में प्लेस कर दिया. जिस तरह से एक लेट्स से पेंटर है, वो अपनी पेंटिंग के ऊपर अपना सिग्नेचर छोड़ता है टू शो दैट दिस इज माई वर्क. We know more of God Himself and of human mind than we know of corporeal objects. Reflecting upon the idea of God, we perceive that He is eternal, omniscient, omnipotent, the source of all goodness and truth, and the creator of all things. True है, सारी चीज़ों का क्रिएटर है. वो कॉर्पोरियल नहीं है, वो मटीरियल नहीं है. गॉड इमटीरियल है. हम गॉड को हमारे सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते. वो सिर्फ इनेट आइडिया की तरह प्रेजेंट है. गॉड के पास इंटेलेक्ट है, विल है, लेकिन हमारे जैसा नहीं है. गॉड प्योर है, गुड है, परफेक्ट है. गॉड में ईवल नहीं है, सिन नहीं है, क्योंकि सिन इज द नेगेशन ऑफ बीइंग, नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं है. और इसी तरह से द नॉर्मल थीस्टिक पोर्शन, डेकार्ट अग्रीज विथ Duns Scotus that we can accept reason only insofar as it does not conflict with revelation. He also holds with Duns that God could have arranged the world otherwise than it is. Likewise, that a thing is good because God makes it so. He does not make it so because it is good. तो जैसे डेकार्ट एक और चीज़ बोलते हैं, that हम रीज़न को तब तक एक्सेप्ट करेंगे जब तक वो रेवलेशन को अपोज ना करे. सो दैट मीन्स डेकार्ट पूरी तरह से गॉड की अथॉरिटी को, बाइबल को, रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहा है. ओके, एंड नॉट बाइबल और रिलीजन एज सच. डेकार्ट का नोशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हिज आइडिया ऑफ गॉड इज डिफरेंट. सो इट्स बेटर टू नॉट कन्फ्यूज the idea of God in Christianity with the idea of God as per Descartes. हम डेकार्ट के idea of God को समझेंगे, क्योंकि God के बारे में there were many. Aristotle के लिए God was something different, Descartes के लिए God was something different. And so according to Descartes, likewise that a thing is good because God make it so. तो what Descartes sees is कि वो चीज़ अच्छी है क्योंकि God ने बनाया है, इस नहीं कि गॉड ने बनाया इसलिए वो चीज़. इट्स नॉट दैट गॉड किसी चीज़ को बना रहे क्योंकि वो अच्छी है. वो अच्छी है बिकॉज गॉड ने बनाया है, गॉड ने क्रिएट किया है. तो हमने यहाँ पर कितने सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इस्टेब्लिश कर लिए डेकार्ट ने. पहला, ही एग्जिस्ट. दूसरा, वट एवर इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट ऑल्सो एग्जिस्ट. नथिंग कैन बी विदाउट अ कॉज. हर चीज़ का एक कॉज है, और जो सभी चीज़ों का कॉज है वो है गॉड. गॉड एग्जिस्ट क्योंकि गॉड इज़ द cause of everything. God is perfect, God cannot deceive us. But how comes it then that we are ever deceived, that we ever err at all? In the first place, the power of distinguishing the true from the false, which God has given us, is not infinite. Moreover, error depends on the concurrence of two causes, namely the faculty of cognition and the faculty of election, or the power of free choice, that is understanding and will. So this is not a part of our syllabus, so we can skip it. Now we have what however are bodies. अब हम आते हैं बॉडीज़ पे, कि डेकार्ट जो है वो बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं. बॉडीज़ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आर थिंकिंग. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जब डेकार्ट ने बोला आई एग्जिस्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो जब डेकार्ट हमारे एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर रहे हैं, ही इज़ नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट हमारी बॉडी बट ओनली आर माइंड. जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम एक तरह से सोल, जिसको हम एक तरह से हमारी आत्मा बोल सकते हैं, जो कि इममटीरियल है, जो कि एटर्नल है. तो डेकार्ट हमारी बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहे हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के बारे में. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इस स्टेप में प्रूफ कर रहे हैं हमारी बॉडी के एग्जिस्टेंस को. तो बॉडीज़ जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑफ आर थिंकिंग एग्जिस्ट करती है. बॉडी अलग है, हमारा माइंड अलग है. तो यहाँ पर हम डेकार्ट का किसी तरह से एक फॉर्म ऑफ डुअलिज्म देख सकते हैं, क्योंकि डेकार्ट बात करते हैं माइंड एंड बॉडी दो डिस्टिंक्शन के बीच में. तो बॉडी अलग से एग्जिस्ट करती है, हमारा माइंड सेपरेट है. और इस इंडिपेंडेंट, एक ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ की इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं सब्सटेंस. तो डेकार्ट के लिए जो सब्सटेंस है वो सबसे पहले है माइंड और बॉडी की. माइंड एक अलग सब्सटेंस है, बॉडी एक अलग सब्सटेंस है. By substance we can mean nothing else than a thing which so exists that it needs no other thing in order to exist. तो substance का प्राइमरी मतलब क्या होता है? With independent existence, जिसका existence independent है, जो self caused है. Okay, God, in reality there is only one such being, God.
substance in the absolute sense. We therefore have, strictly speaking, one absolute substance, God, and two relative substances, mind and body. अब डिकार्ट क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस क्या होता है, हमने सब्सटेंस के बारे में थ्योरी ऑफ सब्सटेंस में पढ़ा, जैसे थेलीज के लिए सब्सटेंस वाज वाटर, द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो जिसका खुद का कोई कॉज नहीं है लेकिन जो बाकी सारी चीज़ों का कॉज है. तो एरिस्टोटल के लिए फॉर्म है, प्लेटो के लिए आइडियाज़ है. डेकार्ट के लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी डेकार्ट का उनकी थ्योरी ऑफ सब्सटेंस से ही निकल के आता है. डेकार्ट के लिए सब्सटेंस इज सबसे पहला एब्सोल्यूट सब्सटेंस जो कि गॉड, जो कि सेल्फ कॉज्ड है. एंड दूसरा ही सेज रिलेटिव सब्सटेंस माइंड एंड बॉडी, जो कि गॉड की वजह से. नाउ हियर इज द कॉन्ट्रडिक्शन कि सब्सटेंस का मतलब ही होता है जिसका कॉज कोई और ना हो, और डेकार्ट कह रहे हैं कि माइंड एंड बॉडी जो है वो रिलेटिव सब्सटेंस है जिसको गॉड ने कॉज किया है. तो सब्सटेंस का की डेफिनेशन से ही यहाँ पे हमें पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया कि सब्सटेंस मतलब जिसका कोई कॉज कोई और नहीं है, लेकिन डेकार्ट बोल रहे हैं कि माइंड और बॉडी रिलेटिव सब्सटेंस है जिसको गॉड ने कॉज किया है. तो डेकार्ट के अकॉर्डिंग गॉड इज द एब्सोल्यूट सब्सटेंस, अ फॉर्म ऑफ मोनिज्म, एंड देन माइंड एंड बॉडी रिलेटिव सब्सटेंस है अ फॉर्म ऑफ डुअलिज्म. मोनिज्म मतलब एक सब्सटेंस, डुअलिज्म मतलब दो सब्सटेंस. तो डेकार्ट एक तरफ बोलते हैं माइंड एंड बॉडी रिलेटिव सब्सटेंस है, डुअलिज्म की बात करते हैं कि ये दो सब्सटेंस है, फिर वो बात करते हैं गॉड एब्सोल्यूट सब्सटेंस. तो सब्सटेंस किसी और चीज़ से कॉज नहीं हो सकता, एंड डेकार्ट बोल रहे हैं कि गॉड इज़ द कॉज ऑफ माइंड एंड बॉडी. यहाँ पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमें डेकार्ट का मिलता है. दे आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड वी नो देम ओनली थ्रू देयर एट्रीब्यूट्स. द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट विच नेसेसरी इनहेres इन इट इज़ कॉल्ड द एट्रीब्यूट. तो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. द एट्रीब्यूट इज द क्वालिटी विदाउट विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी थॉट और एग्जिस्ट. हर सब्सटेंस की, जैसे हम स्पिनोज़ा पढ़ेंगे, स्पिनोज़ा भी सब्सटेंस की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स बताते हैं, लाइबनीज सब्सटेंस के एट्रीब्यूट बताते हैं. बट द एट्रीब्यूट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज और मोड्स ऑफ मॉडिफिकेशन. सब्सटेंस एंड एट्रीब्यूट कैन बी कंसीव्ड विदाउट मोड्स, बट मोड्स कैन नॉट बी थॉट विदाउट सब्सटेंस एंड एट्रीब्यूट. तो सब्सटेंस जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है. सब्सटेंस की क्वालिटीज़ यानी एट्रीब्यूट्स हो गई. एट्रीब्यूट्स अपने आप को अलग अलग मोड्स में, मॉडिफिकेशंस में अपने आप को चेंज करके प्रेजेंट कर सकता है. तो हम मोड्स को बिना सब्सटेंस के नहीं सोच सकते, बिना एट्रीब्यूट्स के नहीं सोच सकते, सब्सटेंस या एट्रीब्यूट को बिना मोड के सोच सकते हैं. तो कहने का मतलब है वो डेकार्ट वांट्स टू सेज कि जैसे सब्सटेंस अगर बोल रहे हैं गॉड, तो गॉड से ही सब चीज़ें निकल कर आई है. ओके, सो गॉड की ही मॉडिफिकेशंस हैं जो वर्ल्ड में सारी चीज़ें प्रेजेंट है. वी कैन नॉट कंसीव फिगर विदाउट एक्सटेंशन, मोशन एक्सेप्ट इन एक्सटेंडेड स्पेस, नॉर इमेजिनेशन सेंसेशन विल एक्सेप्ट or will accept in a thinking thing. We can, on the other hand, conceive extension without figure or motion and thought without imagination or sensation. तो डेकार्ट माइंड एंड बॉडी दो चीज़ों के बीच में किस तरह से बात करें कि बॉडी क्या है, जो स्पेस में है, जो एक्सटेंडेड है, और दूसरी तरफ माइंड क्या है, और सब्सटेंस जो है वो अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज नहीं कर सकता लेकिन अपने मोड्स को, अपने मॉडिफिकेशंस को चेंज कर सकता है. यानी सब्सटेंस अपने आप को अलग अलग मॉडिफिकेशंस में एक्सप्रेस कर सकता है लेकिन अपनी क्वालिटीज़ को चेंज नहीं कर सकते. तो इसी वजह से गॉड में कोई चेंजेस नहीं होता है, गॉड के अलग अलग मोड्स होता है. तो हमें जितनी भी वर्ल्ड में चीज़ें दिखती है, क्योंकि गॉड एब्सोल्यूट सब्सटेंस है तो सारी चीज़ें गॉड की ही मॉडिफिकेशंस हैं. तो हम अब डेकार्ट किन चीज़ों की बात कर रहा है. ओके, साउंड्स. देखो, what we clearly and distinctly perceive in body is the essential attribute of body. Sounds, colors, taste, smell, heat and cold are not attributes of body. We are unable to conceive these clearly or distinctly. They are confused. What I sense is not the body's true reality. ये चीज़ होती है. कलर्स है सारे, देखिए ह्यूमंस में, हम बाकी एनिमल्स या बाकी बींग्स की तो ना भी कर, अगर ह्यूमंस में ही देखें तो ह्यूमंस में भी विजन डिफरेंट होता है. ओके, जैसे एक हो सकता है कि कलर रेड ही दिख रहा है लेकिन रेड के अलग शेड्स, अलग टोन्स एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को दिख सकते हैं. साउंड है, साउंड भी ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, साउंड सब्जेक्टिव होती है इन द सेंस कि हर पर्सन की हियरिंग लेवल डिफरेंट होती है. हर पर्सन को कई को कुछ साउंड सुनाई दे जाती है, कई को नहीं भी देती है. ओके, सो जो हम सेंस करते हैं, सेंस एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज मिलती है किसी भी बॉडी के बारे में, वो उसकी ट्रू रियलिटी नहीं होती है. द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज एक्सटेंशन एंड नथिंग एल्स. यहाँ पर क्या बात हो रही है, एट्रीब्यूट. बॉडी एक सब्सटेंस है, डेकार्ट ने बोला बॉडी रिलेटिव सब्सटेंस है, और सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते, उसके मोड्स चेंज होते हैं. तो बॉडी के एट्रीब्यूट क्या है, एक्सटेंशन, कि बॉडी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एक्सटेंशन मतलब कि वो एक्सटेंडेड है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो लिमिटेड है.
ठीक है। एक्सटेंशन इज लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, हेंस एक्सटेंशन एंड स्पेस आर आइडेंटिकल। तो जब हम बोल रहे हैं कि बॉडी एक्सटेंडेड है, मतलब बॉडी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। हर बॉडी की एक लिमिटेड स्पेशल मैग्नीट्यूड है, लिमिटेड स्पेशल मैग्नीट्यूड मतलब हर बॉडी एक लिमिटेड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, देयर इज देयरफॉर नो एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम है ही नहीं अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ पर बॉडी है ही सही। स्पेस इज इन्फाइनाइटली डिविजिबल एंड देर आर नो अल्टीमेट पार्ट्स ऑफ स्पेस, हेंस नो एटम्स। स्पेस के कोई एटम्स नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडीज आर स्टिल फर्दर डिविजिबल, दे आर नॉट एटम्स बट कॉर्प्यूस्कल्स और मॉलिक्यूल्स, as we should say today. नॉर कैन एक्सटेंशन स्टॉप एनीवेयर, द कॉर्पोरियल वर्ल्ड इज इनफाइनाइट। तो हम मटीरियल, मैटर, बॉडी जो है, जो रिलेटिव सब्सटेंस है, उसको जितना चाहे उतना ब्रेक कर सकते हैं। जितनी भी प्रोसेसेस होती है एक्सटर्नल वर्ल्ड की, वो सारे मॉडिफिकेशंस है स्पेस के, एक्सटेंशंस के, बॉडी के। एक्सटेंशन को मतलब उसको हम जितना चाहे उतना डिवाइड करते जा सकते हैं, उन पार्ट्स को यूनाइट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैटर के हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, H2O है, वो वाटर बन गया। H2O के साथ हमने मान लो कार्बन ऐड कर दिया, वो कुछ और बन जाएगा। उसके नाइट्रोजन ऐड कर दिया, वो कुछ और बन जाएगा। जितने भी वेरिएशन है वो सब मैटर के वेरिएशन है, उनके फॉर्म में डिफरेंस आता है, वो मोशन पर डिपेंड करते हैं। सो मोशन इज द एक्शन बाय विच अ बॉडी पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक हो गया स्पेस। स्पेस की बॉडी जो है वो उसका एक एट्रीब्यूट है स्पेस, जो चेंज नहीं होता है। वो बॉडी है मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही, ये उसका एक एट्रीब्यूट है, दैट डज नॉट चेंज। मोशन क्या होता है? जब वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो पास ऑन हो रहा है, वो एक मोड है। जो मोशन होता है वो जो बॉडी हमारी रिलेटिव सब्सटेंस है उसकी एक मोड है, एक ऑफ द मूवेबल थिंग, नॉट अ सब्सटेंस। ऑल अकरेंस इज ट्रांसफरेंस ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पेस टू अनदर। एक स्पेस से दूसरे, नॉट स्पेस तो एक ही है, तो वन पार्ट ऑफ स्पेस मतलब पूरा जितना भी सब कुछ है वो स्पेस है। अब स्पेस के एक कोने से दूसरे कोने पर जो चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, जो स्पेस चेंज ऑफ स्पेस हो रहा है, उसे बोलते हैं मोशन। मोशन इज द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ मैटर और वन बॉडी फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ दोज बॉडीज एट एन इमीडिएट कॉन्टैक्ट। मतलब एक एरिया में मान लेते हैं कि आपके एक पूरा रूम है, उसके एक मान लेते हैं कॉर्नर में है टीवी है, टेबल है, सोफ़ा है, और दूसरे कॉर्नर में मान लेते हैं अलमीरा है, चेयर है, बेड रखा है। तो हमने उसको जैसे कि एक मान लेते हैं फ्लावर वास था, फ्लावर वास को हमने टीवी से उठा के अलमीरा के पास रख दिया। सो व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ मोशन। मोशन क्या हुआ? हमने वास को मोशन में लाया, मतलब हमने वास की पोजिशन चेंज कर दी। The physical world is explained in terms of mechanics. There is no action in the distance. All occurrences are due to pressure and impact. Hence, there must be universal ether to account for the facts of astronomy. Body conceived as mere extension is passive and cannot move itself. We must therefore have recourse to God as the first cause of motion in the world. तो डेकार्ट के अकॉर्डिंग गॉड जो है वो फर्स्ट कॉजर है, प्राइम कॉजर है पूरे वर्ल्ड की, वो प्राइम मूवर है, फर्स्ट वन टू इम्पार्ट मोशन। तो ही इज़ द कॉज, he is the one to impart motion. God originally created matter along with motion and rest, and now by his concourse alone preserves in the whole the same amount of motion that he then placed in it. तो उससे ज़्यादा मोशन नहीं है, जितना गॉड ने इनिशियली प्लेस किया था उतना ही मोशन अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो था डेकार्ट, और डेकार्ट के बाद भी ये कॉमन वो था। हमने जब हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे तो फिलोसफी ऑफ रिलीजन में भी हम देखेंगे कि गॉड के एग्जिस्टेंस को या गॉड को प्राइम मूवर, प्राइम कॉजर की तरह ही एक्सप्लेन किया हुआ है। गैलीलियो, न्यूटन दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया था कि गॉड ने ही मोशन प्लेस किया है, गॉड ही हर चीज़ का कॉज है वर्ल्ड में। टू हिंडर डिवाइन इंटरफेरेंस विद इन द वर्ल्ड, एरिस्टोटल ने भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ एग्री किया था, विच वुड मीन द अबैंडनमेंट ऑफ द मैकेनिकल थ्योरी एंड अ रिलैप्स इनटू स्कोलास्टिसिज्म। और फिलोसोफर होल्ड्स दैट गॉड हैज़ गिवन द वर्ल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मोशन, मोशन इज कांस्टेंट। तो जितना मोशन गॉड ने हमें इम्पार्ट किया है हमारे पास उतना ही मोशन है, बस वही मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता है। वी हैव हियर द थ्योरी ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वही चीज़ होगी, मोशन। मोशन इज व्हाट? अगेन एनर्जी। एनर्जी से ही तो मोशन आता है। सो वी हैव दिस हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय साइंस की एनर्जी जितनी है वी हैव उतनी एनर्जी, बस एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन थिंग और वन फॉर्म टू अनदर। वी हैव लिमिटेड एनर्जी, जितनी एनर्जी है बॉडीज कैन नॉट प्रोड्यूस, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। ये साइंस का प्रिंसिपल सभी को पता है। तो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितनी एनर्जी हमारे पास है बस उतनी ही एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, बस वो एनर्जी क्या हो रहा है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है।
Hence, the quantity of motion and rest must remain the same. Since God is immutable, all changes in the world of bodies must follow according to constant rules or laws of nature. हर चीज़ जो है वो laws of nature के according ही चल रही है. जितने भी laws of nature है वही laws of motion है. Laws of motion, laws of energy. जितने भी differences bodies में हैं उनको हम relation of parts के according बता सकते हैं. Solid bodies वो bodies है in which the parts are united at rest. Fluids are bodies in which the parts move. तो देखो किस तरह से डेकार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है फिजिक्स को. सो डेकार्ट का फिजिक्स इज़ नॉट रियली पार्ट ऑफ आर सिलेबस, बट थोड़ा बहुत ही एक्सटेंशन इसमें है. अब हमने बॉडी की बात कर ली, बॉडी कैसे स्पेस में एक्सटेंडेड है इसकी बात कर ली. अब हम बात कर रहे हैं माइंड की. माइंड बॉडी के ऑपोजिट है. बॉडी का एट्रीब्यूट क्या है? वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड है. बॉडी पैसिव होती है, वो एक्टिव नहीं होती है. द माइंड का एट्रीब्यूट क्या है? थिंकिंग. माइंड एक्टिव होता है, माइंड फ्री होता है. Okay, thinking is the attribute of mind, extension is the attribute of body. Body is material, corporeal, space में रहती है. Mind space में extended नहीं है. Mind कोई physical, material, corporeal चीज़ नहीं है, लेकिन mind का function क्या है? Thinking. Mind active है. और ये दोनों सब्सटेंसेस जो है, रिलेटिव सब्सटेंसेस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. माइंड इज़ एब्सोल्युटली विदाउट एक्सटेंशन. नो बॉडी कैन थिंक. बॉडी सोच नहीं सकती, माइंड एक्सटेंड नहीं हो सकती. बॉडी एक्सटेंडेड है, माइंड सोच सकता है. तो माइंड के एट्रीब्यूट बॉडी के पास नहीं है, बॉडी के एट्रीब्यूट माइंड के पास नहीं है. और इसी तरह से यहाँ पर आता है डेकार्ट का फॉर्म ऑफ डुअलिज्म माइंड एंड बॉडी के उसमें. वी कैन नॉट कंसीव ऑफ माइंड और सोल विदाउट थॉट. द सोल इज रेस cogitans. I have a clear and distinct idea of myself in so far as I am only a thinking and an extended thing. Hence it is certain that I, that is my mind, through which I am what I am, is entirely and truly distinct from my body and may exist without it. कि हमारी सोल, हमारा माइंड, कॉन्शियस चीज़, ये हमारी बॉडी के बिना जो है वो एग्जिस्ट करता है. और जब डेकार्ट ने अपनी पहला सेल्फ एविडेंट ट्रूथ या प्रोपोजिशन एस्टैब्लिश किया, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉजिटो एर्गो सम, ही इज टॉकिंग अबाउट हमारा माइंड जो कि नॉन फिजिकल एंटिटी है. आई कैन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली कंसीव माई सेल्फ इज एंटायर विदाउट द फैकल्टीज ऑफ इमेजिनिंग एंड परसीविंग, बट आई कैन नॉट कंसीव दीज विदाउट कंसीविंग माई सेल्फ. दैट इज टू से विदाउट एन इंटेलिजेंट सब्सटेंस इन विच दे रिसाइड. इमेजिनेशन, परसेप्शन, ये मुझसे डिस्टिंक्ट है. ये मोड्स है, आर फ्रॉम थिंग्स वी क्लियरली परसीव दैट नीदर एक्सटेंशन और फिगर और लोकल मोशन और anything similar that can be attributed to body pertains to our nature and nothing save thought alone. तो जो बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं वो माइंड के नहीं हैं, जो बॉडी के मोड्स हैं वो माइंड को बिलोंग नहीं कर सकते. और दूसरी तरफ माइंड के एट्रीब्यूट्स और मोड्स जो है वो बॉडी को बिलोंग नहीं कर सकते. बॉडी स्पेस में एक्सटेंडेड है, माइंड स्पेस में एक्सटेंड नहीं हो सकता. एक्सटेंशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी जो कि चेंज नहीं हो सकता. बॉडी के पास मोशन है, बॉडी कैन मूव, मतलब मोशन, दैट इज अ मोड ऑफ द बॉडी जो कि माइंड के पास नहीं हो सकता. एंड कॉन्सिक्वेंटली द नोशन वी हैव ऑफ आवर माइंड प्रिसीड्स दैट ऑफ एनी कॉर्पोरियल थिंग. तो माइंड के एट्रीब्यूट्स, माइंड के मोड्स बॉडी के पास नहीं हो सकते. ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है. तो एक तरह से एक दूसरे के पैरेलल है. दे डू नॉट रियली distinct, they do not converge at any point. What particularly attracted Descartes in this extreme dualism was that it left nature free for the mechanical explanations of natural science. तो डेकार्ट के इस डुअलिज्म ने पूरे नेचर का मैकेनिकल प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया. माइंड को नेचर से एलिमिनेट कर दिया, उसको अपनी एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी दे दी. फिजिक्स को अपने खुद के रास्ते, मतलब जितने भी फाइनल क्लॉजेस वगैरह फिजिक्स से हटा दिए. मेटाफिजिक्स सेपरेट है, फिजिक्स सेपरेट है, नेचुरल साइंस सेपरेट है. सारे ब्रांचेस को डेकार्ट ने सेपरेट कर दिया. और माइंड और बॉडी के बीच में जैसे डेकार्ट ने डिस्टिंक्शन किया, उसी तरह से थियोलॉजी और फिलोसफी के बीच में डिस्टिंक्शन कर दिया डेकार्ट ने. तो देखिए थोड़ा सा टाइम का असर आएगा. सो ऑफ कोर्स डेकार्ट वाज नॉट एन एथीस्ट. डेकार्ट डिड नॉट गो अगेंस्ट रिलीजन. और ये बात हमने देखी है कि जब तक रीज़न रेवलेशन क्या है? Revelation is we know how कि the Bible was revealed by God. ठीक है, तो जैसे वेदास भी रिवील्ड स्क्रिप्चर हैं, कुरान इज़ अ रिवील्ड स्क्रिप्चर की कैसे अल्लाह ने रिवील की थी कुरान प्रॉफिट मोहम्मद की स्लीप में. एंड दैट इज़ हाउ कुरान वाज रिटन बाय प्रॉफिट मोहम्मद. तो सिमिलरली बाइबल है, वेदा है, ऑल ऑफ दीज आर रिवील्ड स्क्रिप्चर्स जो गॉड ने किसी ना किसी मीडियम के थ्रू रिवील करा है फॉर द ह्यूमन काइंड. सो ही डेकार्ट एडमिटेड दिस कि जब तक रीज़न रेवलेशन
के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, मतलब एक तरह से रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तब तक ही उसको रीज़न को भी एक्सेप्ट करना है. बियॉन्ड दैट, मतलब ही वॉज अ रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स, इवन देन reason cannot contradict revelation or religion. This teaching Descartes applies to the entire organic world, even to the human body. Human body भी animal body की तरह एक मशीन है जिसका मूविंग प्रिंसिपल ये है कि उसके हार्ट में हीट है. ऑर्गन्स जो है वो जो मोशन वाले ऑर्गन्स है वो है मसल्स, सेंसेशन के हैं नर्व्स. तो किस तरह से डेकार्ट ने फिजिक्स एक्सप्लेन की, ह्यूमन बॉडी एक्सप्लेन किया, नेचुरल साइंस को एक्सप्लेन किया, ऑल विथ हिज डुअलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ माइंड एंड बॉडी. एनिमल स्पिरिट्स है, ऑल ऑफ दिस थिंग, दिस इज़ नॉट रियली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझेंगे. But all the functions of the body follow naturally in this machine, from the arrangement of the organs as necessarily as the movements of a watch or other. So this is how he is, controlling, he's showing everything. Descartes repudiates the vitalism of Aristotle and the schoolmen and offers a thoroughgoing mechanical theory of organic nature. पूरे organic nature को mechanically Descartes ने dualism की help से explain किया, mind and body की help से explain किया. और जब इन दोनों substances की Descartes बात कर रहा है, if these two substances exclude one another, it would follow that there can be no interaction between them. Mind cannot cause changes in the body. Body mind के अंदर changes नहीं ला सकता. लेकिन डेकार्ट जो है वो डेकार्ट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हो जाते हैं. कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एक यूनियन बताते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू डेकार्ट माइंड और बॉडी के बीच में एक यूनियन आता है. जैसे कि हंगर, थर्स्ट, तो ये क्या है, माइंड बॉडी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि अच्छा भूख लगी है, अब प्यास लगी है, वी नीड फूड, वी नीड वाटर. तो ये सब चीज़ें जो है, इमोशंस जो है, ये सारी मेंटल उसकी फैकल्टीज़ है जो कि बॉडी के ऊपर भी ऑब्जेक्ट हो रही है. ओके. Body and mind in man, appetites of hunger and thirst, emotions and passions of mind which are not exclusively mental affections, sensations of pain, color, light, sound, etc. These we cannot refer to the body alone or to the soul alone. तो यहाँ पर आके एक convergence हमें दिख रहा है कि so of course Descartes does not profess parallelism completely, मतलब एक तरफ से तो है, लेकिन यहाँ पर आके एक कन्वर्जेंस दिख रहा है कि भूख है, प्यास है, हमारे इमोशंस है, पेन है. तो पेन जो है वो कंप्लीटली मेंटल नहीं है, कंप्लीटली कॉर्पोरियल नहीं है, वो माइंड और बॉडी दोनों को बिलोंग करती है, दोनों की मिली हुई एक फैकल्टी है. सो इट इज़ अ यूनियन बिटवीन द टू. Then we cannot refer to the body alone or the soul alone, but must explain by the close and intimate union of the two. The union is not to be considered as one like that of pilot to the vessel. My mind and my body compose a substantial unity. All the sensations just mentioned are merely confused modes of consciousness, the result of this union. That is, man is not a pure spirit. Motion in animals and often in themselves, in ourselves, occurs without the intervention of reason, and senses excited by external objects simply react to the animal spirits, and the reactions are mechanical. If I were merely a thinking being, if my soul were not somehow intimately co-joined with my body, I should, for example, know that I am hungry, but not feel hungry. तो हमें पता चल जाएगा लेकिन हमें भूख लगेगी नहीं. बस हमें पता चलेगा कि हमें भूख लग रही है, लेकिन हमारा भूख लगना, हमारी बॉडी को फूड की नीड होना, दिस इज़ वॉट यहाँ पे शो हो रहा है कि माइंड एंड बॉडी का यूनियन हो रहा है. So just how this intimate union is to be conceived is not made quite clear. However, Descartes warns us against confounding mind and body with another. So Descartes बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाता है एक्सप्लेनिंग कि माइंड एंड बॉडी के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर वी डू नॉट गो डीप इनटू दिस, क्योंकि माइंड एंड बॉडी का जो मेल है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस के मोड्स हैं, हंगर, पेन वगैरह. Thought and extension, he tells us, can be combined in man in unity of composition but not in unity of nature. Man के अंदर combine कर सकते हैं लेकिन naturally नहीं हो सकते हैं. The union should not be compared with a mixture of two bodies. He teaches that thought can be troubled by the organs without being the product of them. Sensations, feelings, appetites are disturbances in the soul resulting from its union within a body. तो जब हमारा mind body के साथ मिल जाता है, तब इस union की वजह से जो disturbances आते हैं वो क्या है, hunger, pain, हमारे emotions. God has put them together. He cannot rid himself of the power of separating them or of conserving the one part from the other. Descartes' idea here seems to be that the relation between mind and body is not such that a physical state becomes a mental state, produces a causes mental state, or vice versa. His obscurity and vacillation on this point are due to his desire to explain the corporeal world on purely mechanical principles. So बहुत ज़्यादा clearly Descartes ने इसको explain नहीं किया है.
थोड़ा सा सेपरेट है, एंड दिस इज नॉट रियली अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एज वेल. अदर टाइम्स हाउएवर ही एक्सेप्ट्स द थ्योरी ऑफ causal interaction without hesitation. Soul, though united with the whole body, exercises its function more particularly, has principal seat in the pineal gland. अब यहाँ पर से आता है कि जो हमारा pineal gland है ब्रेन का, यहाँ से वो यूनियन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, या इंटरेक्शन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है. तो मूवमेंट्स कैसे होते हैं हमारे उसमें, पीनियल ग्लैंड के थ्रू. कि सेंसेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, पीनियल ग्लैंड के थ्रू. तो सोर्स जो है, जो सोल है हमारी, वो पीनियल ग्लैंड को मूव करती है अलग अलग तरीके से, और फिर वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारे नर्व्स में, हमारे मसल्स में ट्रांसफर हो जाती है. तो जो पीनियल ग्लैंड है वो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सोल एंड बॉडी, जैसा कि डेकार्ट ने हमें बताया है. तो माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पीनियल ग्लैंड के थ्रू हो रहा है. कि मीडिएशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड अ सर्टेन इंटरेक्शन इज ब्रॉट अबाउट बिटवीन माइंड एंड बॉडी. जो डेकार्ट जो है वो अब माइंड और बॉडी, अब देखो यहाँ पे क्या आया, डेकार्ट ने माइंड बताया, डेकार्ट ने बॉडी बताया, दोनों को पैरेलल सब्सटेंसेस की तरह बताया कि माइंड एंड बॉडी जो है वो रिलेटिव सब्सटेंसेस है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैरेलल है. लेकिन अगर वो पैरेलल है तो हाउ डू वी एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ माइंड एंड बॉडी टुगेदर इन अ ह्यूमन. मैन में, एनिमल में कहीं ना कहीं माइंड और बॉडी साथ काम कर रहा है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए डेकार्ट लाते हैं पीनियल ग्लैंड, कि कैसे पीनियल ग्लैंड जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है ह्यूमन के अंदर माइंड एंड बॉडी का. सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, बट या सोल जो है उसमें उसकी अलग से सोल्स फैकल्टीज कुछ नहीं होती है, लेकिन वो अलग अलग तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है. सेम सोल दैट फील्स ऑल्सो रीजन्स एंड विल्स. तो एक ही सोल बहुत सारे काम करता है, वो रीजन भी करता है, डिज़ायर भी करता है, everything. He distinguishes between its active and passive phases, the actions and passions of the soul, as he calls them. The former are our volitions or acts of will which depend on the soul itself. I am free to will to love God or to think pure thought. The latter are sensations and hobbies or appetites. So this is also not really part of our syllabus. There are, however, other states or perceptions of which we feel the effects as in the soul itself. These are the sentiments of joy, anger, and the like, which are passions in the restricted sense of the term. Well, so passion proper have as their immediate cause the movements of the animal spirits which agitate the pineal gland, but they can sometimes be caused by the action of the soul which wills to conceive. अब यहाँ पे हम बात करें एक एनिमल स्पिरिट की, तो एनिमल स्पिरिट्स क्या है, जैसे जो हमारा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है वो एक तरह से हमारी एनिमल स्पिरिट है. ओके, हमारा सबसे इमीडिएट नीड जैसे हंगर, सर्वाइवल, दीज आर एनिमल स्पिरिट्स. तो ह्यूमन्स में ही एनिमल स्पिरिट्स होती है. जैसे द नीड टू अर्न मनी, दिस इज नॉट एन एनिमल स्पिरिट, ये कैलकुलेटेड डिज़ायर है, विल है. लेकिन हंगर, सर्वाइवल, यू नो, सेक्शुअल इंटरकोर्स, ये हमारे एनिमल स्पिरिट्स में आते हैं, सबसे बेसिक वो आते हैं. द सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेचुरल एपेटाइट्स, दीज आर नेचुरल एपेटाइट्स, एनिमल स्पिरिट एंड विल आर एक्सप्लेन्ड एज ऑपोजिशंस बिटवीन मूवमेंट्स. तो एक तरफ हमारे विल्स है, एक तरफ हमारे नेचुरल एपेटाइट्स है. जैसे हमारा विल क्या है, वी वॉन्ट लॉट ऑफ मनी, वी वॉन्ट टू बिल्ड अ बिग हाउस, वी वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशंस. ये हमारे नेचुरल एपेटाइट्स नहीं है. नेचुरल एपेटाइट्स क्या है, वो जो हम एक तरह से समझ सकते हैं ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में कॉमन होता है. एवरी वन कैन रिकग्नाइज द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ हिज सोल बाय द आउटकम ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट्स, बट देयर इज नो सोल सो फीबल दैट इट कैन ऑल, इफ वेल कनेक्टेड, acquire an absolute power over its passions. We can. हमारी सोल हमारे पैशंस को कंप्लीट कंट्रोल में रख सकती है. द पावर ऑफ द सोल हाउएवर इज inadequate without the knowledge of truth. Descartes enumerates 6 primary passions: wonder, love, hate, desire, joy, sorrow. This is also, these are emotions which are not really part of our syllabus, क्योंकि हमारा मेन क्या था, का कार्टेशियन मेथड, द मेथड ऑफ डाउट. तो मेथड ऑफ डाउट में हमने समझ लिया कि सबसे पहले डेकार्ट हर चीज़ को डाउट करते हैं और उसके बाद वो खुद के एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं, फिर गॉड के एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनेट आइडिया, और कैसे गॉड ने अपना ही आइडिया ह्यूमंस में प्लेस किया है, वो वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं. द एम ऑफ डेकार्ट इज टू रीच क्लियर एंड सर्टन नॉलेज. सच सर्टनटी एज अराइजेस व्हेन वी जस्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ थिंग टू बी अदरवाइज दैन वी कंसीव इट. वी हैव सच नेसेसरी नॉलेज इन द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. और वही चीज़ मैथमेटिक्स की सर्टन नॉलेज को ही वो फिलोसफी में भी लाना चाह रहे थे, फिलोसफिकल नॉलेज को सर्टन नॉलेज बनाकर. सर्टन ट्रूथ्स आर क्लियरली एंड डिस्टिंक्ट
दो नॉट इक्वली बाय ऑल मैन, नाउ सच नॉलेज के नॉट स्प्रिंग फ्रॉम द सेंसेस। और ये नॉलेज जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रीजन के ऊपर, रैशनलिज्म के ऊपर। सेंसेस से हमें सर्टन नॉलेज नहीं मिल सकती, हमें सर्टन नॉलेज किससे मिलती है, इनेट आइडियाज़ से। जैसे कि वो सिर्फ सेंसेस जो है वो सिर्फ हमें अफेक्ट करते हैं, हमें नहीं बताते, हमें ट्रू स्टेट नहीं बताते चीज़ों का। कलर, साउंड, टेस्ट, ऑर्डर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू रियलिटी नहीं है, वो उसके एट्रीब्यूट्स नहीं है। जो एक्चुअली में रियल ऑब्जेक्ट है, वो रियल ऑब्जेक्ट क्या है, विदाउट एनी क्वालिटीज़। और ऐसी क्वालिटीज़, मतलब ऐसी विदाउट एनी क्वालिटीज़ जो कि सेंस समझ सके। तो जो ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ विदाउट सेंसेस एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ व्हाट द रियल ऑब्जेक्ट, और रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ट्रूथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज। If we cannot derive true knowledge from sense experience, if genuine knowledge is the result of reasoning from certain basal notions and principles, they must be inherent in the mind itself, innate or a priori. तो Descartes was rationalistic philosopher, innate ideas, a priori, analytical propositions, ये सारे एक तरह से we can say are synonymous to each other. The mind has its own standards or norms which guide it in the pursuit of truth. Principles of knowledge may become explicit only in the course of experience. तो वो हमारे माइंड में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं वो फोरफ्रंट में आ जाते हैं। सो इन अ वे कि अगर एक बेबी के माइंड को देखा जाए, बेबी के माइंड में इनेट आइडियाज़ प्रेजेंट तो है, लेकिन बेबीज़ उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि ये क्रिटिसिज्म आता है डेकार्ट का कि अगर इनेट आइडियाज़ बेबीज़ के माइंड में प्रेजेंट है तो फिर उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें तो सारी चीज़ें पहले से पता है, उनके पास तो सारा मैथमेटिकल नॉलेज है। लेकिन डेकार्ट से इसकी नहीं, दे आर ब्रॉट टू द फोर फ्रंट जब कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से हम एनकाउंटर होते हैं, वरना वो इनेट आइडियाज़ प्रेजेंट है लेकिन हम उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। सो Descartes' basal idea is that reason has its natural norms. How they are present, he is not sure. Here again, he vacillates. By innate knowledge, he sometimes means ideas or truths impressed upon the mind, principles which the soul finds in itself, and sometimes the native power or faculty of the soul to produce such knowledge in the course of human experience. The polemic of Locke against the doctrine of innate ideas contributed to greater clarity and definiteness with regard to the whole of problem, and compelled rationalism in the persons of Leibniz and Kant to present teaching in a different form. तो डेकार्ट का जो रैशनलिज्म है, जो ए प्रायोरिज्म है, ए प्रायोरिज्म, एनालिटिकल प्रोपोजिशंस, रैशनलिज्म, रीजन, इनेट आइडियाज, ये इसका मतलब ये नहीं he had not paid attention to experience. He has. He did not work out a systematic theory of knowledge. He was interested in discovering a method of truth. तो डेकार्ट ने बहुत ज़्यादा एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस नहीं किया. एपिस्टेमोलॉजी was not his first focus. So his was method of truth, कि ऐसी मेथड पता होना चाहिए जिससे हम सर्टन ट्रू नॉलेज तक पहुंच सके, इनड्यूबिटेबल उस पर पहुंच सके. इन स्पाइट ऑफ हिज स्टडीड स्केप्टिसिज्म, ही वाज अ डॉगमेटिस्ट इन द सेंस ऑफ बिलीविंग इन द कंप्लीट competence of reason to attain certain knowledge. He was a realist in accepting the existence of an external world, the true nature of which, however, can be discovered only by rational thinking. तो realist कौन होते हैं? Realist वो होते हैं जिनका मानना होता है कि जो world है वो exist कर रही है independent of the mind also. Idealist जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो कहते हैं कि सिर्फ हमारा world वहीं तक exist करता है जब तक हम उसको sense experience के through perceive कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं rationalist जो होते हैं, they can be called closer to realism, and जो हमारे empiricist होते हैं, they can be called closer to idealism.